हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा और आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का क्लास शुरू करने से पहले हम जो पिछले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा रिविजन कर लेते हैं ताकि आगे उसके बारे में और समझने में मदद मिल सकेगी। अब चलिए बात करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह एक नगरीय सभ्यता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे नगर बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। वह एक कांस्य युगीन सभ्यता है क्योंकि उसमें कांसे के वस्त्र में देखने को मिलते हैं। कांसा जो होता है वह तांबे और टीन का मिश्र धातु होता है और हमें पता है कि मानव ने सबसे पहले तांबे धातु का यूज़ किया था। कहाँ पे? तो नवपाषाण काल में। अब आगे बात करें तो यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों है? तो हम जानते हैं कि इसमें जो लिपि मिली है उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, समझा नहीं जा सका है, इसलिए यह एक आद्य ऐतिहासिक काल है। अब आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो सबसे पहले हमें उत्तर में मांडा देखने को मिलता है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है चेनाब नदी के किनारे। उसके बाद हमें दक्षिण में दायमाबाद मिलता है जो महाराष्ट्र के अहमदाबाद में देखने को मिलता है गोदावरी नदी के किनारे। उसके बाद पूरब में बात करें तो पूरब में हमें उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मिलता है जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आगे बात करें पश्चिम में तो पश्चिम में हमें सुत कांगेडोर मिलता है जो पाकिस्तान में स्थित है बलूचिस्तान में दास नदी के किनारे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ के लिपि के बारे में समझा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक लिपि है और भाव चित्रात्मक लिपि में हमें किसी तरीके के लेख देखने को नहीं मिलते हैं, केवल चित्र देखने को मिलते हैं और उस चित्र को आज तक ना पढ़ा जा सका है ना समझा जा सका है। तो इसलिए हम इसे आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है उसमें साक्ष्य तो मिलते हैं, किसी भी चीज़ के लिखित साक्ष्य जरूर मिलते हैं, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है तो हमें इस काल में जो लिखित साक्ष्य मिले हैं वो ना तो पढ़ा जा सका है ना ही समझा जा सका है। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी बातें करते हैं वो पूरी तरह से वास्तविक नहीं मान सकते हैं। वो एक काल्पनिक बातें हैं, एक काल्पनिक कहानी की तरह है। जैसे कि बात करें जब सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई हुई, उत्खनन हुआ तो इतिहासकारों को जितने भी साक्ष्य मिले उसके हिसाब से उन्होंने काल्पनिक बातें बताई कि यहाँ पे ऐसा चीज़ मिला है तो उससे रिलेटेड बात बताई कि यहाँ ऐसा होता होगा, वहाँ ऐसा होता होगा। अगर नर्तकी की मूर्ति मिली तो लगा कि नृत्य होता होगा। क्या पता कि अगर वहाँ जो नर्तकी का मूर्ति मिला है हो सकता है वो पोज देके ऐसे करके फ़ोटो खिंचवाया होगा एकदम आराम से नर्तकी स्टाइल में, तो वो एक फ़ोटो हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ नर्तकी होती ही होगी। अब जैसे हम लोग सेल्फी लेते हैं पूरा एकदम ऐसे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग बांसुरी बजाने वाले हैं। अगर हम लोग इस तरह का सेल्फी लेके मूर्ति बन गया और अगर उसको आने वाला समय में मिलेगा तो ऐसा नहीं कह सकते कि उस टाइम के लोग बांसुरी बजाया करते थे। तो एक अनुमान लगा सकते हैं, या हम लोग पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि वो चीज़ सही है क्योंकि इसके जो साक्ष्य हैं लिखित वो अभी तक पढ़े नहीं जा चुके हैं। जब उसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो हो सकता है कि उससे हमें समझ में आने लगे कि वाकई में वो चीज़ वहाँ पे होती होंगी। अब आगे बात करते हैं। तो हमें इससे पता चल गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें सिर्फ कल्पनाएं हैं। इतिहासकारों ने साक्ष्य को देख के कल्पना की है कि उस समय की जो सभ्यता थी वो वैसी थी, जिस तरह के साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से उन्होंने कल्पना कर दी कि ऐसी थी वैसी थी और कुछ। अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक काल्पनिक कहानी की जैसी है, इसमें ज़्यादा कुछ वास्तविकता नहीं मिलती है। तो अब आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर कौन कौन से हैं। तो इसे याद रखने में हमें बहुत कठिनाई होती है, तो इसके लिए हम मैप के जरिए से याद रखेंगे। जो कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं उसके लिए मैप के जरिए याद रखना आसान होगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, यह लगता है कि हम ट्रिक से याद रख सकते हैं, तो उसके लिए कुछ ट्रिक का भी यूज़ करेंगे ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट को आसानी से समझ आ सके और आसानी से समझ सके कि कौन कौन से बड़े नगर हैं, उन बड़े नगर को किसने खोजा है और वे बड़े नगर कहाँ स्थित हैं और किस नदी पर स्थित हैं। इसे हम आसानी से याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता का जो बड़े बड़े नगर हैं वो दो हिस्सों में देखने के लिए मिलते हैं। एक है पाकिस्तान में देखने को मिलता है और एक हमें अपने देश भारत में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हड़प्पा, जिसे दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा। यह मोंटेगोमरी पाकिस्तान में स्थित है रावी नदी के किनारे। अब हड़प्पा को हम कैसे याद रखें? हड़प्पा से हमें वर्ड मिलता है
हड़पना, हड़पना। अब किसी ने किसी का चीज़ को हड़प लिया तो वो बोलेगा दया कीजिए, मत हड़पिए, मत हड़पिए। तो दया, दया कहाँ से मिला? दयाराम साहनी, प्लीज़ मत हड़पिए ना मेरा से, सामान मत हड़प लीजिए, मत धन ले लीजिए मेरा। तो इस तरीके से हम हड़पने से याद रख सकते हैं कि उसका सामान को मत हड़पिए, उस पर दया कीजिए, तो दयाराम साहनी। हमें याद हो जाएगा कि हड़प वर्ड से हमें हड़पना नहीं है, दया करना है, तो हड़प, दयाराम साहनी। और यह कहाँ स्थित है? तो मोंटेगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी? रावी नदी। तो अगर किसी का कोई चीज़ हड़प लेंगे तो क्या करेगा? वो रोने लगेगा। रोने से हम लोग याद रख सकते हैं रावी नदी। क्या करेगा? वो रोने लगेगा। अगर किसी की चीज़ को हम हड़प लेंगे तो वह रोने लगेगा। तो हमें हड़प्पा याद रह जाएगा। क्या? सबसे पहले हड़प्पा, हड़प्पा मतलब हड़पना। अब अगर किसी की चीज़ हड़पते हैं तो हड़पना नहीं चाहिए, बल्कि उस पर दया करनी चाहिए, दयाराम साहनी। अगर किसी की चीज़ को हम हड़प लिए तो वह रोने लगेगा, यानी रावी नदी। और बाकी जो है पाकिस्तान के मोंटेगोमरी में स्थित है। अब आगे बात करते हैं। अगला है मोहनजोदड़ो, जो 1922 में खोजा गया था। किसके द्वारा? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। यह कहाँ है? तो पाकिस्तान के लड़काना जिला में। कहाँ है? पाकिस्तान के लड़काना जिला में। और यह कहाँ पे है? किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो मोहनजोदड़ो, तो मोहन नाम का व्यक्ति ने हाथ जोड़ा। क्यों हाथ जोड़ा? राखल दास बनर्जी, क्योंकि उसे दास बनाकर रखा गया है। मोहन को क्या किया गया है? दास बनाकर रखा गया है, इसलिए मोहन हाथ जोड़ के रहता है हमेशा, क्योंकि वह एक दास की तरह है। एक ट्रिक है याद करने का। तो हमें याद आ जाएगी मोहनजोदड़ो, मोहन ने जोड़ा हाथ। क्यों जोड़ा है? अच्छा, उसको दास बनाकर रखा गया, मतलब राखल दास बनर्जी। तो हमें याद रह जाएगा राखल दास बनर्जी। उसके बाद इसकी नदी की बात करें तो है सिंधु नदी। तो मोहनजोदड़ो से हम सिंधु से हम साधु याद रख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो मतलब मोहन ने हाथ जोड़ा। किसको? साधु को भी हाथ जोड़ा। दास है तो सबको हाथ जोड़ ही रहा है, साथ में वो साधु को भी हाथ जोड़ रहा है, तो इसे सिंधु नदी को याद रख सकते हैं। या फिर इसमें है मोहनजोदड़ो, जोदड़ो मतलब दाढ़ी जैसा कुछ वर्ड मिलता है मोहनजोदड़ो में, दाढ़ी। तो दाढ़ी किसके होते हैं? सिंधु, साधु सबके दाढ़ी होते हैं, तो उससे हम याद रख लेंगे सिंधु नदी। अब आगे बात करते हैं। तो हमें इससे पता चल गया मोहनजोदड़ो के बारे में। क्या? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी पे है? तो मोहनजोदड़ो मतलब कि दाढ़ी वाले बाबा, मतलब साधु, यानी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो, मोहन हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको दास बनाकर रखा गया है, मतलब राखल दास बनर्जी। इसको किसने खोजा है? राखल दास बनर्जी ने। हालांकि इसके जो डेट्स होते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अधिकतर डेट्स पूछे जाते हैं, बाकी जितने भी स्थान खोजे गए हैं उनके डेट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अब आगे बात करें, अगला है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो की बात करें तो चन्हूदड़ो किसने खोजा है? तो गोपाल मजुमदार ने खोजा है। किसने? गोपाल मजुमदार ने। कहाँ पे है? तो सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध में, और यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब चन्हूदड़ो को कैसे याद रख सकते हैं? चन्हूदड़ो में हमें दिख रहा है दाढ़ी, जैसे मोहनजोदड़ो में हमें दिखा दाढ़ी। दाढ़ी किसके होते हैं? साधु के। तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और साथ में इसमें याद रखना है कि यह सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अब गोपाल मजुमदार, तो चन्हूदड़ो में हुड़दंग टाइप का आवाज आता है, हुड़दंग, चन्हूदड़ो, हुड़दंग। तो हुड़दंग को हम लोग मचाते हैं, मजा करने के लिए हुड़दंग करते हैं, बदमाशियां करते हैं। तो मजा से आ गया मजुमदार, मतलब हुड़दंग जो बाल गोपाल होते हैं, बच्चे होते हैं, वह हुड़दंग मचाते हैं। तो बाल गोपाल हुड़दंग मचाते हैं मजा करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। तो हमें इससे याद रह जाएगा गोपाल मजुमदार, यानी जो चन्हूदड़ो है उसके जो खोज करता है वो कौन है? गोपाल मजुमदार। उसके बाद दाढ़ी वाले बाबा साधु की बात हो रही है। सिंधु नदी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अब बात करें कोट दीजी। अब मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बस थोड़ा सा बीच में है क्या? कोट दीजी। कोट दीजी की बात करें तो कोट दीजी के खोज करता है फजल अहमद, और यह भी सिंध प्रांत में स्थित है। और किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे, यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो हमें अब इसे कैसे याद रखें? तो कोट दीजी, कोट, दीदी को कोट दिया गया जिसके वजह से हम जल गए, क्योंकि हमें कोट नहीं मिला। किसको मिला? दीदी को कोट मिल गया और हमें कोट नहीं मिला, तो हम जलने लगे। तो हम जलने लगे, तो हम में अहमद में हम मिल गया, जलने में फजल में जल मिल गया, यानी हम फजल अहमद को याद रख सकते हैं कि कोट मिला किसको? दीदी को। तो हम जलने लगे, जलने लगे, जल मतलब फजल, फजल कौन? हम जल रहे हैं, हम अहमद। तो फजल अहमद हमें याद रह जाएगा। अब यह कहाँ पे है? तो सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी में स्थित है, ये भी आसानी से याद रख सकते हैं।
अब आगे हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक और है सुत कांगे डोर। बस थोड़ा सा और नीचे चले जाएंगे, ये साइड सबसे जो साइड वाला है, जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है, वो है सुत कांगे डोर। सुत कांगे डोर के खोजकर्ता कौन है? तो है ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स। कौन है? ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स। और ये कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और कहाँ पे? दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे स्थित है। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इसको याद रखने के लिए सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर में हमें डोर मिलता है, डोर 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 में दस्तक देना, दरवाजे पे दस्तक, एक अनजान व्यक्ति ने दरवाजे पे दस्तक दिया, इस टाइप का कुछ, दरवाजे पे दस्तक। तो दरवाजे पे दस्तक मतलब डोर पे दस्तक, तो डोर से हम दस्तक यानी दास्क नदी, हम किसको पकड़ लेंगे? दास्क नदी, दस्तक से दास्क नदी, दरवाजे पे दस्तक दिया, दास्क नदी हो गया। अब आगे बात करें तो डोर, डोर को इतना खटखटाया, इतना ठोका, इतना ठोका, दरवाजे को इतना ठोका, इतना पीटा उसको कि वो जर्जरा गया, दरवाजा क्या हो गया? जर्जर हो गया, एकदम पूरा हिलने लगा, जर्जर। तो जॉर्ज, जर्जर, जॉर्ज, जॉर्ज डेल्स, ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स। अब जॉर्ज डेल्स थोड़ा इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश नाम है, तो इसको हम आराम से याद रख सकते हैं ऑरेंज स्टाइल। स्टाइल वगैरह थोड़ा अंग्रेज लोग थोड़ा एकदम स्टाइल में रहते हैं, तो ऑरेंज स्टाइल। तो हमें सुत कांगे डोर को कैसे याद रख सकते हैं? सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर, डोर दरवाजे पे अजनबी ने दस्तक दिया, मतलब दास्क नदी, दास्क नदी किनारे स्थित है। कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता है आपके इसके खोजकर्ता कौन है? तो दरवाजे को पीटा, ठोका और पूरा जर्जर हालत हो गया दरवाजे का, मतलब जॉर्ज डेल्स, जर्जर, जॉर्ज डेल्स, वर्ड को हम पकड़ लेंगे, जॉर्ज डेल्स। और ये थोड़ा अंग्रेज है तो स्टाइल वगैरह में रहते हैं, तो ऑरेंज स्टाइल, ऑरेंज स्टाइल। अब आगे हम बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की हो गई। तो पाकिस्तान से हम लोगों ने हड़प्पा पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया, चन्हूदड़ो पढ़ लिया, कोट दीजी पढ़ लिया और सुत कांगे डोर पढ़ लिया, मतलब 1 2 3 4 5। तो हड़प्पा से हमने 5 इंपॉर्टेंट नगर को पढ़ लिया। अब आगे हम बात करते हैं भारत के नगर। तो भारत के नगर बात करें तो भारत में सबसे पहले हमें मिलता है रोपड़। रोपड़, रोपड़ कहाँ स्थित है? तो रोपड़ आपका स्थित है रोपड़ जिला पंजाब में। रोपड़ एक जिला ही है पंजाब का, वहीं पर स्थित है रोपड़। रोपड़ पंजाब जिला, सॉरी पंजाब रोपड़ जिला। इसके खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। इसके खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। और यह कहाँ स्थित है? सतलुज नदी के किनारे स्थित है। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? रोपड़, जॉब नहीं मिलने की वजह से रो पड़ा, जॉब नहीं मिलने की वजह से रो पड़ा। जॉब से हम याद रखेंगे पंजाब, पंजाब में जॉब है, जॉब, तो उसे हम याद रखेंगे पंजाब। तो जॉब से, जॉब नहीं मिलने के कारण रो पड़ा। अब उसने जॉब पाने के लिए पढ़ाई तो खूब की, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करेगा? यज्ञ करेगा, पूजा पाठ करेगा। तो इससे हम याद रखेंगे यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ के खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा, मतलब यज्ञ करेगा। रो पड़ा, जॉब पाने के लिए नहीं मिल रहा है, पढ़ाई भी बहुत की, नहीं मिला, फिर रोने लगा, तो उससे हम याद रखेंगे यज्ञदत्त शर्मा। उसने यज्ञ किया, पूजा पाठ किया कि भाई पूजा पाठ भी कर लेते हैं ताकि अब हमको जॉब मिल जाएगा। अब आगे बात करें तो किस नदी के किनारे? सतलुज। अब उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो उसको बहुत लाज लग रहा है कि इतना पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, लोगों के बीच जाने में लाज लग रहा है, कितने टाइम तक पढ़ रहा है, कुछ जॉब नहीं हो पाया, तो वो शर्मा रहा है, लाज कर रहा है। तो लाज से हम याद रख लेंगे सतलुज नदी के किनारे स्थित है रोपड़। तो किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं? रोपड़, रो पड़ा, क्यों रो रहा है? जॉब नहीं मिल रहा है, यानी पंजाब में स्थित है। कहाँ? तो रोपड़ है, तो रोपड़ जिला में स्थित है पंजाब के। किस नदी के किनारे? तो रो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, उसको लाज लग रहा है, लाज से हमें याद रख जाएगा सतलुज, लुज, लाज, तो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। किसने इसको खोजा है? तो उसको जॉब नहीं मिल रहा, जॉब पाने के लिए क्या करेगा? पूजा पाठ करेगा, यज्ञ वगैरह करेगा, हवन करेगा, तो यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। ये हो गया पंजाब। अब जस्ट पंजाब से नीचे जाएंगे, बनवाली मिलेगा, जो हमें कहाँ पे स्थित है? हिसार जिला हरियाणा में। पंजाब के नीचे हिसार एक जिला है हरियाणा में, वहाँ आपको बनवाली देखने को मिलेगा। अब बनवाली को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? इसके जो खोजकर्ता है वो है रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट रंगोई नदी, रंगोई नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं बनवाली की। तो बनवाली को हम कैसे याद रख सकते हैं? तो बनवाली में है बनाना, खाना बनाना। तो आप अच्छा अच्छा खाना बनाइए, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रविंद्र सिंह नाम के एक विशेष व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति आए हैं, तो अच्छा अच्छा खाना बनाइए। कहाँ खाना बनेगा? तो रसोई में खाना बनेगा। खाना कहाँ बनेगा? तो रसोई में खाना बनेगा। तो इसको हम याद रख सकते हैं बनवाली को। बनवाली मतलब खाना बनाना। क्यों खाना बन रहा है? तो विशेष व्यक्ति हमारे यहाँ आए हैं। कौन से विशेष व्यक्ति? रविंद्र सिंह, रविंद्र सिंह विष्ट। विष्ट से हम याद रखेंगे विशेष व्यक्ति। हम ऑप्शन में पता चल जाएगा विष्ट जिसमें को मतलब विशेष से रिलेटेड कोई वर्ड होगा तो उससे समझ में आ जाएगा। रविंद्र सिंह विष्ट मतलब रविंद्र सिंह नाम के विशेष व्यक्ति आ रहे हैं, इसलिए हम खाना बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। अब खाना कहाँ बन रहा है? तो रसोई में।
कहाँ बन रहा है? रसोई। रसोई मतलब रंगोई नदी। रसोई को हम रंगोई नदी से याद रख सकते हैं, रंगोई नदी, रसोई। अब आगे हम बात करते हैं, तो अगला है अब कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? तो राजस्थान के कालीबंगा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता हैं बीबी लाल एवं बीके थापर। खोजकर्ता कौन है? बीबी लाल एवं बीके थापर। अब हम इसे कैसे याद रखें? कालीबंगा, बैंगन, बैंगन की बात हो रही है। काले कलर के होते हैं बैंगन, मतलब बैंगनी कलर के, मतलब बैंगन, बैंगन की बात हो रही है। बैंगन हर घर में मिल जाते हैं। बैंगन कहाँ मिलते हैं? हर घर में मिल जाते हैं। तो बैंगन को हम घर से याद रख लेंगे, घग्गर नदी के किनारे। अब इसके जो हैं खोजकर्ता, उसको कैसे याद रखेंगे? कौन है? तो बीबी लाल एवं बीके थापर। अब एक आदमी है, ठीक है, वो एक आदमी वो आया घर, अपनी बीवी को पूछा क्या खाना बना है? वो बोली बैंगन बना है। गुस्से से पूरा लाल हो गया, बैंगन बना है, थोड़ा बढ़िया चिकन मटन वगैरह बनाती। एक थप्पड़ खींच के लगाया, एक थप्पड़ खींच के लगाया कि बैंगन बनाती है, अच्छा अच्छा खाना बना। ऑफिस से काम करके आते हैं, थक के आते हैं बैंगन खाने के लिए, हाँ, तब क्या करें आप? तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि कालीबंगा मतलब बैंगन। बैंगन कहाँ बना है? घर में बना है, घग्गर नदी। अब घर में बना है बैंगन, तो किसने? बीवी ने बनाया, तो बीबी। अब बीवी ने बनाया तो उसका जो हस्बैंड है वो गुस्से से लाल हो गया, यानी बीबी लाल, और अपनी वाइफ को थप्पड़ जड़ दिया, तो बीके थापड़, बीके थापड़। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कालीबंगा को, कि कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? तो कालीबंगा, बैंगन, बैंगन बना घर में, घग्गर नदी, और गुस्सा हुआ, लाल हो गया, मतलब बीवी को मारा लाल होके, बीबी लाल, और क्या मारा? थप्पड़ मारा, तो बीके थापड़, यानी बीबी लाल और बीके थापड़ आपके हो गए इसके खोजकर्ता। और घग्गर नदी के किनारे है, कहाँ? तो हनुमानगढ़, राजस्थान। अब आगे बात करते हैं, अब है गुजरात के एरिया में। तो गुजरात के एरिया में तीन नगर देखने को मिलते हैं। कौन कौन? पहला है धौलावीरा, दूसरा है लोथल, और तीसरा है रंगपुर। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा भी रविंद्र सिंह बिष्ट है खोजकर्ता धौलावीरा, और यह कहाँ स्थित है? कच्छ, गुजरात। कहाँ स्थित है? कच्छ, गुजरात। अब धौलावीरा को हम कैसे याद रखेंगे? तो धौलावीरा, तो अब मेहमान रविंद्र सिंह, विशेष मेहमान आ रहे हैं, पहले पढ़े इसमें विशेष मेहमान आ रहे हैं, तो खाना बनाना चाहिए, बना ली। तो इसमें भी विशेष मेहमान है भाई रविंद्र सिंह, तो बढ़िया से बर्तन वगैरह अच्छा से थोड़ा धो लो, कोई गंदा उंदा नहीं होना, पूरा साफ चिकना रहना चाहिए, बढ़िया से रूम वगैरह सब कमरा वगैरह साफ कर लो, धो धा लो, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। रविंद्र सिंह विशेष मेहमान है, तो थोड़ा उनका सत्कार भी विशेष तरीके से होना चाहिए। तो हम याद रख सकते हैं धौलावीरा से रविंद्र सिंह बिष्ट, धौलावीरा से रविंद्र सिंह बिष्ट कहाँ स्थित है? गुजरात में, कच्छ में, गुजरात में, कच्छ में। अब आगे बात करते हैं लोथल। लोथल, लोथल में, लोथल के खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में, ये भी गुजरात में है, अहमदाबाद में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पे? भोगवा नदी के किनारे। अब हम इसे कैसे याद रखें? लोथल, लोथल, तो लोथल मतलब लथपथ टाइप से याद आ रहा है, लथपथ। तो होली के त्यौहार में लोग क्या होते हैं? पूरे रंग से लथपथ हो जाते हैं, पूरे रंग से लथपथ हो जाते हैं। तो हम लथपथ से याद रखेंगे कि किससे लथपथ होते हैं? रंगों से। तो लोथल, रंगनाथ राव, लोथल को याद रख सकते हैं हम लोग, रंगनाथ राव। अब बात करें कि किस नदी के किनारे? तो लोथल, लोथल में थल वर्ड है, तो हम लोग भोजन करते हैं कहाँ बैठ के? नीचे जमीन में बैठ के, थल में। जो थोड़ा सा पुजारी टाइप से लोग रहते हैं, जो थोड़ा बड़े बड़े लोग तो डाइनिंग टेबल में खाते हैं, लेकिन जो थोड़े नॉर्मल रहते हैं तो जमीन में बैठ के खाते हैं। तो थल में बैठ के भोजन, भोजन खाना, भोजन, भोगवा नदी हम भोजन से याद रखेंगे, भोजन, भोगवा नदी, थल में बैठ के खा रहा, लोथल, भोगवा नदी। कहाँ स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। अब अगला है रंगपुर। रंगपुर की बात करें तो रंगपुर रंगनाथ राव ने ढूंढा है, इसको खोजा है, इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं। कहाँ है? काठियावाड़, गुजरात, ये भी गुजरात में है, काठियावाड़ में है, और ये मादर नदी के किनारे स्थित है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? रंगपुर में रंग है, तो इसके खोजकर्ता भी रंगनाथ राव हैं, याद रह जाएगा, रंग से रंगपुर और रंग से रंगनाथ राव। अब रही बात, तो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ये तो इसको याद ऐसे ही रह जाएगा मैप से कि रंगपुर हमें गुजरात में देखने को मिला। किस जगह पे? काठियावाड़ में। उसके बाद इसकी नदी की बात करें रंगपुर, तो इसको मादर नदी। अब मादर को हम चादर से याद रख सकते हैं, चादर, चादर बहुत अच्छे रंग का है, बहुत अच्छे कलरफुल है चादर, तो चादर से हम याद रख सकते हैं, चादर से हम याद रख सकते हैं रंगपुर। चादर रंग भी रंगा है, यानी रंगपुर, रंगपुर से चादर को याद रख सकते हैं, चादर से हो जाएगा मादर, मादर नदी। तो रंगपुर कहाँ स्थित है? मादर नदी पे स्थित है। अब अगला बात करते हैं, तो एक अब ये जो सबसे पूर्वी हिस्सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये सबसे पूर्वी हिस्सा जो है ये है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के
जो आपके खोजकर्ता है वो है यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर के जो खोजकर्ता है वो कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, पहले भी बात कर चुके इसके बारे में। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो अब बात करें आलमगीरपुर, आलमगीरपुर में तो अब एक आदमी है, उसका जो बिजनेस है वो चल नहीं रहा है। क्या हो रहा है? चल नहीं रहा है, बिजनेस पूरा एकदम बेकार है, उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उसका अलमीरा पूरा खाली है। आलमगीर को हम अलमारी याद रखेंगे, तो उसका अलमारी पूरा खाली है, पैसा वैसा कुछ भी नहीं है, पूरा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। तो किसी ने उसको बोला कि भाई बिजनेस चलाना है तो सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आस्था में भी ध्यान दो, थोड़ा पूजा पाठ करो, ठीक है, यज्ञ वगैरह करो, हवन वगैरह करवाओ थोड़ा। तो हम लोग आलमगीरपुर, तभी आपकी जो अलमारी है वो नोटों से भरेगी। तो हम आलमगीरपुर को याद रख सकते हैं, यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञ करो, नोट कमाना है, अलमारी भरना है तो यज्ञ करो, आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा। उसके बाद बात करें कि अब जब नोट पूरा भर जाएगा, ठीक है, तो उसको सबको दिखाना नहीं है, उसको हाइड करके रखना। क्या करना? हाइड करके। कहाँ पे? अलमारी के अंदर छुपा के, हाइड करके। तो हाइड से हम याद रखेंगे हिंडन नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरीके से हम सारे चीज़ों को याद कर लिए, जितने बड़े बड़े नगर हैं हम ट्रिक के साथ भी याद कर लिए और मैप के साथ भी याद कर लिए। हमने पाकिस्तान में देखा, पाकिस्तान में 5 नाम देखने को मिलते हैं, हड़प्पा, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुतकांगेडो। भारत में भी हम लोग देखा, भारत में पंजाब में एक मिलता है रोपड़, हरियाणा में एक मिलता है बनवाली, राजस्थान में एक मिलता है कालीबंगा, गुजरात में 3 मिलते हैं, धोलावीरा, लोथल और रंगपुर, और उत्तर प्रदेश में हमें एक देखने को मिलता है आलमगीरपुर। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े नगरों को आसानी से याद कर लिया। 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा तो ये हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े नगरों को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी में रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए बात करते हैं। बात करें मैप की, तो मैप में जो ये लाइन दिख रहा है ये सिंधु नदी है, और जो ये लाइन दिख रहा है ये भारत की सीमा रेखा है। इसके इधर पाकिस्तान मिलेगा और इस लाइन के इधर इंडिया मिलेगा, भारत मिलेगा। अब चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है पाकिस्तान में, ये जो है पाकिस्तान में हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा ये कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के मोंटेगोमरी नामक स्थान में स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मोंटेगोमरी नामक स्थान में स्थित है। अब इसके खोजकर्ता की बात करें तो हड़प्पना, हड़प, हड़प, मत हड़पो, दया करो उस पर। क्या करो? मत हड़पो, दया करो, यानी दयाराम साहनी। इसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। कब खोजा गया? 1921 में खोजा गया। कब खोजा गया? 1921 में खोजा गया। किस नदी के किनारे? हड़प, हड़प, मत हड़पो, रोने लगेगा। हड़प लिया तो रोने लगेगा, हड़पना, रोना, रावी नदी। किस नदी के किनारे? रावी नदी। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा कोटदीजी। कोटदीजी, कोटदीजी, कोटदीजी की बात करें तो कोटदीजी के कोटदीजी, सबसे पहले बात करें कोटदीजी कहाँ स्थित है? तो कोटदीजी आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कोटदीजी, खोजकर्ता कौन है? कोटदीजी। कोट, कोट किसको मिला? कोट किसको मिला? दीदी को मिला। किसको मिला? दीदी को मिला। तो हम क्या हो गए? जलने लगे। हम क्या हो गए? जलने लगे। फजल, फजल अहमद। कोट किसको मिला? दीदी को मिला, हमको नहीं मिला, तो हम जलने लगे। फजल अहमद। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अब आगे बात करें तो जस्ट इसके बगल में आपको यहां मिल जाएगा मोहनजोदड़ो। कौन सा मिल जाएगा? मोहनजोदड़ो। इसके आगे मोहनजोदड़ो मिल जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ पे मिलेगा? तो ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। अब मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कैसे याद रखेंगे? मोहन हाथ जोड़ने लगा। मोहन हाथ जोड़ने लगा। क्यों? क्योंकि इसको दास बना के रखा गया है। किस लिए हाथ जोड़ रहा है? दास बना के रखा गया है, तो दास बनाकर रखना। राखल दास बनर्जी, इसके खोजकर्ता कौन है? राखल दास बनर्जी। अब इसको कब खोजा गया है? तो इसको 1922 में खोजा गया है। कब खोजा गया है? 1922 में। किस नदी के किनारे? तो दाढ़ी, मोहनजोदड़ो में क्या था? दाढ़ी। दाढ़ी किसके मिलते हैं? साधु के, यानी सिंधु नदी के किनारे। कहाँ? सिंधु नदी के किनारे। अब आगे आता है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो, बस थोड़ा सा इससे आगे जाएंगे तो मिलेगा आपको चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो मिलेगा, चन्हूदड़ो। अब चन्हूदड़ो की बात करें, ये कहाँ स्थित है? तो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है।
चन्हू दड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अब इसके खोजकर्ता कौन है? चन्हू दड़ो। दड़ो दड़ो मतलब उड़दंग। क्या कौन उड़दंग मचाता है? बाल गोपाल। बच्चे लोग उड़दंग मचाते हैं, किस लिए? मजा करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। तो बाल गोपाल से हो जाएगा गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार। कौन हो गया चन्हू दड़ो खोजकर्ता? गोपाल मजूमदार। बाल गोपाल क्या करते हैं? उड़दंग मचाते हैं मजा लेने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। अब बात करें किस नदी किनारे स्थित है? दाढ़ी। दड़ो, इसमें भी दड़ो है। दड़ो मतलब हो गया दाढ़ी। किसके दाढ़ी होते हैं? साधु के। सिंधु नदी। चन्हू दड़ो दाढ़ी किसके होते हैं? साधु के, सिंधु नदी। अब आगे बात करते हैं तो ये सबसे जो पश्चिमी इलाका हो जाता है ये आपका है सुतकांगेडोर। क्या है? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। सुत कहाँ है सुतकांगेडोर? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। सुतकांगेडोर कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। अब आगे बात करें तो सुतकांगेडोर को किसने खोजा था? डोर। किसने खोजा था? डोर। डोर को इतना खटखटाया, इतना ठोका कि पूरा जर्जर हो गया डोर। क्या हो गया? पूरा जर्जर। इतना ठोका, इतना लात मारा डोर को कि जर्जर हो गया। जर्जर जॉर्ज डेल्स। किसने? जॉर्ज डेल्स। जर्जर से हमें याद रखना है जॉर्ज डेल्स। जर्जर जॉर्ज डेल्स। अब ये इंग्लिश आदमी है तो इंग्लिश आदमी क्या होता है? थोड़ा स्टाइल में रहता है, देसी टाइप से। ये नहीं कि गमछा से टांग लिया। इंग्लिश आदमी थोड़ा एकदम बढ़िया से शर्ट वगैरह, बढ़िया से टाई, एकदम कोट वगैरह पहन के एकदम स्टाइल में रहता है। तो जॉर्ज डेल्स ऑरेंज स्टाइल। जॉर्ज डेल्स ऑरेंज स्टाइल सुतकांगेडोर के खोजकर्ता। अब बात करें किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे है? तो यह है डोर। डोर में क्या होता है? दस्तक दिया। किसने? एक अनजान व्यक्ति ने दस्तक दिया डोर में। अनजान व्यक्ति ने दस्तक दिया डोर में। तो डोर दास्क नदी कहाँ हो जाएगा? डोर दास्क नदी। डोर दास्क नदी। तो मैं समझ में आ गया। सुतकांगेडोर पाकिस्तान बलूचिस्तान। किसने खोजा? जॉर्ज डेल्स ऑरेंज स्टाइल। और दास्क नदी, दस्तक दास्क नदी। अब ये हो गया आपके पाकिस्तान के हड़प्पा, कोटदीजी, चन्हू दड़ो, सुतकांगेडोर और मोहनजोदड़ो। अब आगे बात करते हैं अब इंडिया में, भारत में कहाँ कहाँ पे स्थान है? तो यहाँ पे हमको मिलता है रोपड़। सबसे पहले मिलता है रोपड़। कहाँ पे? रोपड़। रोया, क्यों रोया? जॉब ही नहीं मिला तो रोएगा भाई। तो पंजाब। कहाँ? पंजाब। पंजाब में कहाँ? तो पंजाब में रोपड़ जिला। रोपड़ से रोपड़ जिला, तो पंजाब में रोपड़ जिला में। अब इसके खोजकर्ता कौन है? रोपड़ा। जॉब नहीं मिला, जॉब पाने के लिए क्या करो? आस्था करो, थोड़ा सा भगवान की पूजा करो, यज्ञ करो, हवन करो। तो यज्ञदत्त शर्मा, रोपड़ के खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। और इसका नदी कौन है? कौन सा नदी के किनारे है? तो यज्ञ करो, रोपड़ा। ठीक है, तो ये किस नदी के किनारे है? अब सोचेंगे सतलुज, लज्जा। ठीक है, रोपड़। रोपड़। अब अब किस नदी किनारे स्थित है रोपड़? तो रोपड़ा। क्यों रोपड़ा? जॉब नहीं मिला इसलिए रोपड़ा। तो जॉब पाने के लिए पूजा वगैरह करो, हवन करो, यज्ञदत्त शर्मा। और जॉब नहीं मिला तो क्या? उसको लज्जा आने लगी, कहीं भी जाने पे लज्जा आने लगी। सब पूछता है कि यार तुम्हारा जॉब हुआ? नहीं हुआ। तो उसको लज्जा आने लगी अपने आप में कि हम इतना पढ़ाई किए तो मेरा जॉब नहीं हुआ। तो लज्जा से हमें सतलुज। तो रोपड़ कहाँ है? सतलुज नदी के किनारे स्थित है। अब आगे बात करें तो अगला है रोपड़ से जस्ट हल्का सा नीचे आइएगा तो मिलेगा आपको बनवाली। क्या है? बनवाली। बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा के हिसार जिला में। बनवाली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिला में। बनवाली के खोजकर्ता कौन है? बनवाली। बनाना, क्या? खाना बनाना। क्यों? तो विशेष अतिथि आए हैं। कौन? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह विशिष्ट। रविंदर सिंह विशिष्ट, विशेष, विशिष्ट व्यक्ति। रविंदर सिंह विशिष्ट। तो बनवाली से हमें रविंदर सिंह विशिष्ट नाम याद रह जाएगा। अब बात करें इसकी नदी की, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बनवाली। तो बनवाली कहाँ खाना बन रहा है? कहाँ खाना बन रहा है? रसोई में। कहाँ खाना बन रहा है? रसोई में। तो रंगोई नदी। बनवाली कहाँ स्थित है? रंगोई नदी। अब आगे बात करते हैं बनवाली से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा कालीबंगा। यहाँ आपको मिल जाएगा कालीबंगा। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। अब इसके खोजकर्ता कौन है? तो कालीबंगा बैंगन। बैंगन कौन बनाया? तो बैंगन बीवी बनाई। एक आदमी था, एक हस्बैंड था, वो अपनी वाइफ को बोला, आया घर जॉब करके आया, पूछा खाना में क्या है? वो बोली बैंगन बनाया है। वो गुस्से से लाल हो गया। बैंगन बनाई है? बैंगन? चिकन बनाना चाहिए, मटन बनाना चाहिए, हम इतना काम करके आ रहे ऑफिस से और तुम बैंगन खिलाएगी? बैंगन एक तबड़ा खींच के दिया, एक तबड़ा खींच के दिया। तो इससे हमें याद हो जाएगा बैंगन। बैंगन किसको मारा? बीबी को, गुस्से में लाल होके। तो पहला नाम बीबी लाल। बीबी लाल, काली बैंगन की खोजकर्ता बीबी लाल। दूसरा नाम क्या किया? थप्पड़ मारा, गुस्से में लाल हुआ, बीबी को थप्पड़ दे दिया। तो बीके थापड़। क्या हुआ? बीके थापड़।
तो कालीबंगा बीबी को लाल होके थप्पड़ मारा, मतलब बीबी लाल और बी के थापड़ इसके हो गए खोजकर्ता। अब ये किस नदी के किनारे है, किस नदी के, तो इसको कहाँ मारा, तो जो बैंगन है, बैंगन कहाँ मिलता है, घर में, घर में मिलता है, सभी के घर में बैंगन देखने को मिलते हैं। तो कालीबंगन तो घग्गर नदी, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब आगे बात करते हैं, तो अब यहाँ से अब हम लोग सीधे पहुंचते हैं अब यहाँ पे इस एरिया में, गुजरात वाले एरिया में। तो गुजरात में हमें देखने को क्या मिलता है, सबसे पहला नाम मिलता है धौलावीरा। क्या मिलता है, धौलावीरा। अब धौलावीरा की बात करते हैं, धौलावीरा, तो धौलावीरा में कहाँ स्थित है, तो गुजरात के कच्छ वाले इलाके में धौलावीरा स्थित है। गुजरात के कच्छ वाले इलाके में धौलावीरा स्थित है। अब इसको याद, धौलावीरा, अब दिमाग लगाते हैं, धौलावीरा, इसके खोजकर्ता धौला, अरे धोलो धोलो, घर वगैरह अच्छे से धोलो, बर्तन वगैरह अच्छे से धोलो, क्यों, विशिष्ट व्यक्ति आ रहे हैं, कौन, रविंद्र सिंह, रविंद्र सिंह आ रहे हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं, विशेष अतिथि हैं, रविंद्र सिंह विष्ट, इसके खोजकर्ता कौन हुए, रविंद्र सिंह विष्ट। अब आगे बात करते हैं, तो अगला है, अगला कौन सा है, अगला आपको इधर नहीं, अगला यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ है आपको अगला, ये है लोथल। क्या है, लोथल, लोथल, ये क्या है, लोथल, लोथल, अरे ये लथपथ, उसको तो लथपथ कर दिए होली में रंगों से, किसको, उसको तो लथपथ कर दिए रंगों से होली में। तो लोथल यानी रंगनाथ राव, लोथल यानी इसके खोजकर्ता कौन हुए, रंगनाथ राव, लोथल रंगनाथ राव। अब थल, थल में जमीन में बैठ के पुजारी लोग क्या करते हैं, भोजन, अपना भोग लगाते हैं, क्या करते हैं, भोजन करते हैं, भोग लगाते हैं। तो भोगवा नदी हो गया, लोथल में भोगवा नदी हो गया, किस नदी के किनारे, भोगवा नदी। अब लोथल से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, रंगपुर, क्या मिलेगा, रंगपुर। लोथल से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, रंगपुर। रंगपुर कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, कहाँ, तो गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। और लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो रंगपुर, रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। अब रंगपुर के खोजकर्ता कौन है, रंगपुर, रंगनाथ राव, अरे रंग से हमें याद आ गया, रंगनाथ राव है इसके खोजकर्ता, कौन है, रंगनाथ राव। किस नदी के किनारे स्थित है, रंग। अब हमें रंग भी रंगा मिल गया, क्या, चादर, क्या मिल गया, रंग भी रंगा मिल गया, चादर, मतलब ये मादर नदी के बगल में स्थित है, मादर नदी के निकट स्थित है, या मादर नदी के किनारे स्थित है। तो हमें चादर से याद आ जाएगा मादर। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब एक इस साइड जो पूर्वी इलाका है सबसे, इसमें मिलता है आपको आलमगीरपुर। क्या मिलता है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पे, तो मेरठ, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मेरठ में मिलता है। अब आलमगीरपुर के खोजकर्ता कौन है, तो आलमगीरपुर के खोजकर्ता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से मैं क्या होता, आलमगीरपुर अलमारी, अलमारी, अरे एक बिजनेसमैन था, उसका अलमारी पूरा खाली रहता था, बिजनेस चलता ही नहीं था, पूरा ठप था। तो बिजनेस चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे भाई आस्था पूजा पाठ करो, थोड़ा सा भगवान का पूजा करो भाई, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो क्या करना, उसको यज्ञ करना, हवन करना, अरे बाबा यज्ञ करो। तो यज्ञदत्त शर्मा, इसके खोजकर्ता कौन हो गए, यज्ञदत्त शर्मा, कौन हो गए, आलमगीरपुर के यज्ञदत्त शर्मा। उसके बाद क्या हुआ, अब इसके नदी, अब नदी को याद रखते हैं, किस नदी किनारे, आलमगीरपुर, अलमीरा, भरा है अलमीरा, क्यों, वो यज्ञ करने लगा यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। अब पूरा अलमीरा भर गया पैसे से, तो उसको सबको दिखाना है क्या, चोरी हो जाएगा, बुड़बक कहीं के सबको दिखाएगा तो नहीं, उसको हाइड रखना है, छुपा के रखना है। क्या करना है, अलमीरा में जो भी नोट है उसको छुपा के रखना है, हाइड करके रखना। तो वहां से हमें क्या याद रहेगा, हिंडन नदी, अलमीरा हिंडन नदी, हिंडन नदी। तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक बार इसे और रिवाइज कर लिया ताकि और बढ़िया से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो हमने जान लिया पाकिस्तान हड़प्पा, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो और सुतकांगेडोर मिलता है। इंडिया में आपको रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, गुजरात से 3 धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और एक सबसे पूर्वी इलाका उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर मिलता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े नाम हैं। अब इसके आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस जितने भी सारे ये जो नगर हैं इनसे क्या क्या मिले हैं, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं और उनसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता को समझने में किस तरीके से मदद मिलती है। इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या कहते हैं, साक्ष्य मिलने के बाद उस साक्ष्य के आधार पर क्या बताते हैं इतिहासकार कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, इस सभ्यता में क्या क्या होती थी, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े नगरों के बारे में जाना।
आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से भी बात की और ट्रिक से भी बात की, ताकि ये बड़े बड़े नगर आपको आसानी से याद हो सकें, क्योंकि इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं एग्जाम में और इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनसे हमें और क्या क्या सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है और क्या क्या सवाल एग्जाम में बनते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।